दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अर्नब गोस्वामी ने बाकायदा एक वीडियो बनाया है, खास संदेश देते हुए अरविंद केजरीवाल के नाम पर अरविंद अरविंद नाम लेते हुए। ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी पसंद किया जा रहा है। तमाम लोग इस वीडियो पर खूब बातें कर रहे हैं। इस वीडियो में ऐसा क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या अर्नब गोस्वामी इस तरह का कोई वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने की या बनाने की हिम्मत करेंगे, और अगर उनके मुंह में दही जमा है तो पॉइंट्स मैं बता देती हूँ, कौन से सवाल पूछने हैं मैं बता देती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि अर्नब गोस्वामी ने अरविंद केजरीवाल से क्या सवाल पूछे। दरअसल अर्नब गोस्वामी उन पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में अरविंद केजरीवाल को बहुत मीडिया कवरेज दी। एक्चुअली में उस वक्त सारे ही चैनल्स ने दी, मैं भी उस वक्त न्यूज़ चैनल का हिस्सा हुआ करती थी, और हम सब रिपोर्टर्स और एंकर्स का पूरा टाइम रामलीला मैदान में ही गुजरता था, क्योंकि उस वक्त मीडिया ने जिस तरह से कवरेज की, अगस्त क्रांति का नाम दिया, ये तक कह दिया गया कि अन्ना नहीं ये आंधी है, ये देश का दूसरा गांधी है। अरविंद केजरीवाल ने इस लड़ाई को आज़ादी की दूसरी लड़ाई का नाम दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो जो चीज़ें ना करने की कस्में खाई थी, फिर बाद में सब की, और केवल 10 साल के अंदर की। मतलब मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में टर्न लेने में जो दो नेता सबसे माहिर हैं वो है अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ये करने में सालों लगाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये करने में केवल 10 साल लगाए। अर्नब गोस्वामी ने इस वीडियो में कहा कि उन्होंने कसम खाई थी कि पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, अपने बच्चों की कसम तोड़ दी। उन्होंने कसम कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी भी ली। कसम खाई थी कि वो वैगनार में चलेंगे, वैगनार में भी नहीं चले। कसम खाई थी कि कोई बहुत बड़ा मकान नहीं लेंगे, अपने लिए शीश महल बना दिया। इसके अलावा भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत सी चीज़ें ना करने की कसम खाई थी, लेकिन वो सब कुछ किया। कांग्रेस के खिलाफ पूरा आंदोलन चलाया, बाद में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, वो भी पहले ही चुनाव में। परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले अरविंद केजरीवाल ने जेल जाते ही अपनी पत्नी को आगे कर दिया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें अरविंद केजरीवाल ने अपने छोटे से राजनीतिक करियर में की हैं, जो करने में पार्टियों को सालों लग जाते हैं। बहुत जल्दी समझौता कर लिया अपनी विचारधारा। अब स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व को प्रमोट करती है। तो बात तो सिंपल सी है, जिसको हिंदुत्व पर वोट देना होगा तो बीजेपी को ही वोट दे देगा, वो छोटे रिचार्ज को वोट क्यों देगा। अच्छा किया अर्नब गोस्वामी ने इस तरह का वीडियो बनाया अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि जाहिर तौर पर हम पत्रकारों को अरविंद केजरीवाल की राजनीति का ढलान इसीलिए बुरा लगा क्योंकि हमने इस आंदोलन को बड़े करीब से देखा और समझा था, और बड़ी उम्मीद लगाई थी कि शायद ये आंदोलन देश की राजनीति में कोई बदलाव ला सकता था। लेकिन अब अर्नब गोस्वामी ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ ही लिया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सारे सवाल क्या विपक्ष के नेताओं से पूछे जाते हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कई इंटरव्यूज किए अर्नब गोस्वामी ने, 2014 से पहले भी, 2014 के बाद भी, खास तौर पर 2014 के बाद तो बहुत से किए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी से भी कुछ सवाल पूछने चाहिए, और अगर वो सवाल भेजे में नहीं आ रहे हैं अर्नब गोस्वामी के, या उनके मुंह में दही जम गया है, या मोदी जी को सामने देखकर उनके मुंह में टेप लग जाता है, मैं उनके सामने कुछ सवाल रख देती हूँ। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी काश प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछते। सवाल नंबर 1, मुसलमानों के लिए घुसपैठिया शब्द क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह का सांप्रदायिक बयान वाला भाषण दिया, एक नहीं कई बार दिया, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। तो क्या अर्नब गोस्वामी के मुंह में दही जम जाता है कि वो प्रधानमंत्री से जब इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे नहीं पूछते कि आपके रहते हमारे देश में घुसपैठिए आ रहे हैं और आपको उनके नाम पर वोट मांगने पड़ रहे हैं? क्या मोदी जी को लज्जा नहीं आती कि वो हमारे देश के मुसलमानों के लिए घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं? सवाल नंबर 2, 10 साल में देश में सांप्रदायिक माहौल क्यों खराब हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बस एक नारा है। ऐसा कोई चुनाव नहीं जाता जब उनकी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। खैर, गनीमत है दिल्ली के लोगों में इतनी, उनका बौद्धिक स्तर इतना अच्छा है कि कम से कम दिल्ली का चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। पहला चुनाव है ये, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी का कोई चुनाव नहीं होता है। झारखंड जैसे छोटे राज्य में भी मोदी जी ने हिंदू मुसलमान किया। सवाल नंबर 3, अमीर गरीब की खाई ब्रिटिश काल से भी ज्यादा कैसे? ऐसे कई आंकड़े हैं जब प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी के इस देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ गई जो ब्रिटिश काल में भी नहीं थी, और ये लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, हमारे देश में क्रोनी कैपिटलिज्म के नाम पर कुछ धन्ना सेठों की जेबें भरी जा रही हैं। कोरोना में जब आपकी हमारी नौकरियां जा रही थी, रोजगार खत्म हो गया था, पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, ये वो धन्ना सेठ है जिनका पैसा लगातार बढ़ रहा, मतलब उनकी आय लगातार बढ़ रही थी, वो लगातार पैसा कमा रहे थे, न जाने कैसे पैसा कमा रहे थे। सवाल नंबर 4, कितनों को नौकरी या रोजगार के अवसर मिले? 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे
तब से उन्होंने पकौड़े बेचने से लेकर तमाम तरह के रोजगार की बातें कही, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। लेकिन ये सरकार क्या अपना कोई बही खाता कभी पेश करेगी कि रोजगार के मामले में, रोजगार पैदा करने के अवसर के मामले में और नौकरियां देने के मामले में मोदी सरकार इतनी फिसड्डी क्यों है? सवाल नंबर 5, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चुप। प्रधानमंत्री मोदी को इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का भले ही उन्होंने टिकट काट दिया, लेकिन उनके बेटे को बाद में टिकट दिया। बृजभूषण शरण सिंह पर भी उनको कुश्ती फेडरेशन से तब हटाया गया जब हद से ज्यादा छीछालेतर हो गई। इस देश की पहलवान बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर की सड़क पर बैठी रहीं, लेकिन उनके साथ मिस हैंडलिंग की गई, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। और ये सब कुछ उस प्रधानमंत्री के रहते हुए हुआ जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। सवाल नंबर 6, मणिपुर से मुंह क्यों मोड़ा? मोदी जी, अब तो लोकसभा चुनाव भी निपट लिए, अब तो कम से कम मणिपुर जाइए। देश का एक राज्य पिछले पौने 2 साल से जल रहा है, वहां लगातार अशांति है, लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं। अगर कभी घूमने के लिए भी 5-6 दिन घर से बाहर निकलना पड़े तो नींद आनी बंद हो जाती है, क्योंकि अपने घर में जो सुकून है, चाहे वो झोपड़ी हो चाहे वो महल हो, अपना घर अपना होता है। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए, उन बच्चों के बारे में सोचिए, उन महिलाओं और परिवारों के बारे में सोचिए तो पिछले 1.5-2 साल से राहत शिविरों में रह रहे हैं। दोस्तों, हालत ही हो गई कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने खुद मणिपुर के हालात के लिए प्रदेश के लोगों से माफी मांगी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए। तो आखिर मणिपुर से आपने मुंह क्यों मोड़ा हुआ है मोदी जी? ये सवाल तो अर्नब गोस्वामी नहीं, मैं ही आपसे पूछना चाहती हूँ। सवाल नंबर 7, ईडी सीबीआई एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल क्यों? सब जानते हैं पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई या इसके अलावा जो भी एजेंसी का इस्तेमाल करना था किया गया। हालत ये हो गई कि कई केसेस में तो कोर्ट से लताड़ खानी पड़ी ईडी को, लेकिन उसके बावजूद भी आपके रहते ये सब कुछ हुआ है मोदी जी, क्यों? अर्नब गोस्वामी के मुंह में दही जमा है, लेकिन मेरे नहीं जमा है। मैं तो पूछ सकती हूँ आपसे सवाल। सवाल नंबर 8, भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन क्यों? कमाल की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को भ्रष्टाचारी कहते थे, भ्रष्टाचार के मामले में उन पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, मोदी जी के रहते बीजेपी ने एक अजीबोगरीब वॉशिंग मशीन तैयार की जिसमें बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी, जिन पर मोदी जी भी कुछ दिन पहले आरोप लगाते हैं, वो जब बीजेपी में शामिल होता है या बीजेपी की सरकार का हिस्सा बनता है, उसके सारे दाग धुल जाते हैं। तो अर्नब गोस्वामी तो नहीं पूछेंगे मोदी जी, मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है आपके पास? सवाल नंबर 9, चुनाव आयोग की ऐसी दुर्गति क्यों? इसके लिए तो खैर राजीव कुमार से भी सवाल पूछने चाहिए। खैर मोदी जी, आपके रहते इस देश ने चुनाव आयोग की जो दुर्गति होते देखी है, इसका कभी कोई यू टर्न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये श्रेय भी आप ही के सर जाता है कि आपकी सरकार रहते हुए इस देश के चुनाव आयोग पर आज से पहले कभी इतने सवाल खड़े नहीं हुए जो पिछले 2-3 सालों में हुए हैं। सवाल नंबर 10, अमेरिका से भारतीयों की हथकड़ी में वापसी क्यों? ये सवाल का जवाब आपके विदेश मंत्री नहीं दे पाए, आपकी पूरी की पूरी सरकार नहीं दे पाई। अर्नब गोस्वामी तो आपसे क्या ही सवाल पूछेंगे, तो मैं ही पूछ लेती हूँ। आपके विश्व गुरु वाला डंका ऐसा क्यों फटा कि हमारे देश के नागरिकों का एक सम्मानजनक वापसी तक भारत सरकार नहीं कर पाई, और इस पूरे के पूरे मसले पर भारत सरकार ऐसे चुप बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सवाल नंबर 11, आखिर कब तक नेहरू और इंदिरा पर आरोप? बिल्कुल सही सवाल है। हर भाषण आपका अब भी, मतलब अभी कुछ दिन पहले आपने राज्यसभा में भाषण दिया है, वो भाषण भी कांग्रेस की नेहरू और इंदिरा गांधी पर ही आप आरोप लगाते रहते हैं। आप बस कीजिए मोदी जी, मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ, 10 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए, आप विपक्ष के नेता नहीं हैं। इस देश में 10 साल से आपका शासन है, इंदिरा और नेहरू पर आरोप लगाने बंद कीजिए। इंदिरा और नेहरू की वजह से पाताल में नहीं जा रहा है रुपया, और इंदिरा और नेहरू की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब नहीं हुई है। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और आपको अपने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अर्नब गोस्वामी भले ही आपसे सवाल ना पूछें, लेकिन मुझे अगर मौका मिला तो इन सारे सवालों के अलावा भी बहुत से सवाल आपसे पूछूंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये अर्नब गोस्वामी जैसे लोग अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, खूब पूछना चाहिए, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के मुंह में ताला लग जाता है क्या जब मोदी जी सामने आते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।